Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 4 in the topic that is ecology and environment. मेरे बच्चों, आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने लाइट को डिस्कस किया था, टेम्परेचर को डिस्कस किया था. Now, as far as this today's lecture is concerned, in this lecture, let us discuss one more important point that is called as adaptation, and there is another term that is called as acclimatization. Adaptation तो आपने सुना होगा मेरे बच्चे, तो acclimatization आपने नहीं सुना होगा. चलिए बात करते हैं मेरे बच्चों आज की इस लेक्चर दैट इज़ एडेप्टेशन के बारे में. अगर किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो मेरे बच्चे हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मेरे बच्चे अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म के और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, या आई शुड से ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर इट्स ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे बेटा अगर हम अपनी बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है. जो लद्दाख में जो बेटा क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पे जो बेटा ऑर्गेनिज्म रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है. इन द सेम वे अगर आप बेटा ये प्लांट्स के रिलेटेड देखोगे, जो प्लांट्स यहाँ कश्मीर में पाए जाते हैं वो वाली वेजिटेशन वहाँ नहीं पाई जाती, बिकॉज हर किसी ऑर्गेनिज्म का जो रिक्वायरमेंट होता है, ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड होता है टू सम पर्टिकुलर कंडीशंस. अगर हम बात करेंगे बेटा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्टेड होता है फॉर सम एनवायरमेंटल कंडीशंस, और उन कंडीशंस के साथ ही अपने आप को अडेप्ट करता है जो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. These environmental conditions are necessary for सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. मेरे बच्चे ये तो सिंपल सी बात है, नेचर का रूल है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सो व्हाट एक्चुअली एडेप्टेशन इज. तो मेरे बच्चे एडेप्टेशन तो इसी को कहा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन. लेकिन मेरे बच्चे हम वो बच्चों वाली डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे जो बचपन से हम करते आए हैं. सो हाउ कैन यू डिफाइन एडेप्टेशन. नाउ एडेप्टेशन इज एक्चुअली genetically adaptation is actually genetically determined. It is actually genetically determined characteristic. It is actually genetically determined characteristic. This genetically determined characteristic can be morphological. It can be morphological. It can be physiological, or it can be behavioral. Point to be noted, dear students, adaptation is a genetically determined characteristic which can be morphological, physiological, or behavioral that improves an organism's ability to survive. That improves an organism's ability to survive. Now this phenomenon is called as
एडेप्टेशन। तो मेरे बच्चे एडेप्टेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? एडेप्टेशन एक ऐसा जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। मेरे बच्चे मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, पहले मैं लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाऊं एडेप्टेशन का जो बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बेटा एडेप्टेशन के बारे में बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव एंटर्ड इन ए रूम, आपके रूम में मेरे बच्चे वो रूम स्प्रे लगाया है, परफ्यूम लगाई है। तो मेरे बच्चे जब आप एक रूम में एंटर होते हो, आपको एक अच्छी खासी स्मेल आती है, तो आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी स्मेल आती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे बच्चे, कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद जब आप उस रूम में स्टे करते हो तो आपकी कोई स्मेल नहीं आती है। नाउ व्हाट इज द रीजन? क्या वो स्मेल गायब हो गई? नहीं मेरे बच्चे, स्मेल तो वही है, लेकिन आवर सेंसरी रिसेप्टर्स जो बेटे नोज में होते हैं, दे हैव बिकम अडेप्टेड टू दैट स्मेल। दैट इज द रीजन कुछ टाइम के बाद मेरे बच्चे हमें स्मेल नहीं आती है। और अब बेटा टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपको एडेप्टेशन की बेटा एग्जांपल दिखाओ ना। अगर हम मेरे बच्चे प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, प्लांट्स आर ऑल्सो अडेप्टेड, plants are also adapted or plants have developed some thermal adaptations। अगर मेरे बच्चे एक प्लांट की बात करेंगे, plants have also developed thermal resistance, that thermal adaptations that confer heat resistance। मेरे बच्चे प्लांट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उन्होंने हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को अडेप्ट किया, लो टेम्परेचर पे भी अपने आप को अडेप्ट किया। तो मेरे बच्चे अगर हाई टेम्परेचर पे देखते हैं एक प्लांट अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है हाई टेम्परेचर के साथ, हाई टेम्परेचर में एक प्लांट क्या करता है, इट डिक्रीजेस द लाइट एब्जॉर्प्शन बाय लीव्स। एक प्लांट अपने आप को हाई टेम्परेचर पे कैसे अडेप्ट करता है, इट डिक्रीजेस द लाइट एब्जॉर्प्शन बाय लीव्स। पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी सिंपल। एक प्लांट क्या करता है मेरे बच्चे, अपना जो लाइट का एब्जॉर्प्शन लीव से होता है उसको डिक्रीज करता है। पॉइंट नंबर 2, एक प्लांट क्या करता है, लीफ रोलिंग करता है मेरे बच्चे। जब एक लीफ रोल हो जाएगा तो मेरे बच्चे जाहिर सी बात है कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तीसरा जो है बेटा, साइज ऑफ द लीफ को भी बेटा डिक्रीज करता है। साइज ऑफ द लीफ को भी एक प्लांट क्या करता है, डिक्रीज करता है। And by this way a plant gets adjusted with the increase in temperature। Besides there is other phenomenon। मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं कुछ important types of proteins बनाए जाते हैं that are called as HSPs। By HSPs we mean heat shock proteins। मेरे बच्चे एक प्लांट हायर टेम्परेचर पे क्या बनाता है, हायर टेम्परेचर पे एक प्लांट बनाता है हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये स्टेबलाइजेशन करते हैं, दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स। ये बेटा आपकी लेवल के बियॉन्ड हो जाएगा, सो इसके रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। सो दीज आर द एडेप्टेशंस व्हिच ए प्लांट कन्फर्स व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर। इन द सेम वे मेरे बच्चे अगर हम एक प्लांट में क्या देखेंगे, लो टेम्परेचर की बात करेंगे ना। जब हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है मेरे बच्चे, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर से एक प्लांट में जितने भी एंजाइम्स करते हैं, एंजाइम्स डिक्रीज, एंजाइम्स का जो बेटा एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब एंजाइम्स का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट पे इफेक्ट आएगा। सो प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट अपने आप को इस चिलिंग, लो टेम्परेचर चिलिंग या फ्रीजिंग, चिलिंग या हम बताएं चिलिंग या मेरे बच्चे चिलिंग या फ्रीजिंग स्ट्रेस से अपने आप को अवॉइड करता है।
मेरे बच्चे एक प्लांट अपना ये जो बेटा डिक्रीज इन टेम्परेचर है या जिसको मैं कहता हूँ चिलिंग या फ्रीजिंग सिट्रस से अपने आप को अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? बिकॉज दिस चिलिंग और फ्रीजिंग सिट्रस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट में हो सकता है स्लो ग्रोथ। अगर एक प्लांट में बेटा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, चिलिंग या फ्रीजिंग सिट्रस आ गया, स्लो ग्रोथ हो जाएगा, लीफ लेजेंड्स आएंगे। लेजेंड का मतलब होता है बेटा निशान, लीफ लेजेंड्स आएंगे एंड इन फैक्ट दिस प्लांट विल शो विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब है मेरे बच्चे पानी नहीं मिलेगा इसको, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब पानी नहीं मिलेगा तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। that dehydrated plant is called as wilting. Now as far as this low temperature adaptation is concerned, मेरे बच्चे एक प्लांट अपने आप को लो टेम्परेचर से कैसे अवॉइड करता है आपकी किसी भी किताब से नहीं मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ पे याद रखना बेटा, मेम्ब्रेन में जो बेटा वो प्लांट होता है, इसके सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या मेजर पोर्शन जो होता है दैट इज लिपिड। और लिपिड का काम है मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए चाहे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो मेम्ब्रेन का क्या काम है बेटा, लिपिड्स का काम है मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना। लेकिन मेरे बच्चे लो टेम्परेचर की वजह से मेम्ब्रेन को क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन रिजिड हो सकती है। तो रिजिडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को बचाने के लिए एक प्लांट में मेम्ब्रेन में रिजिडिटी आने से कौन बचाता है मेरे बच्चे, इन वाले प्लांट्स में क्या होता है, लिपिड जो होते हैं दे कंटेन ग्रेटर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कंटेन ग्रेटर amount of they contain greater amount of unsaturated fatty acids. They contain greater amount of unsaturated fatty acids. मेरे बच्चे फैटी एसिड्स आपको पता है इट इज सिंपली अ हाइड्रोकार्बन चेन। अगर एक फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वी कॉल इट सैचुरेटेड, और अगर डबल बॉन्ड्स भी है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनको कहा जाता है। तो मेरे बच्चे ग्रेटर अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या फंक्शन है, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स will protect the membrane from chilling or freezing treatment. I repeat dear students, it protect the plant from chilling या freezing treatment. There is a great logic behind this, बेटा अगर उस logic को explain करेंगे so it will take a lot of time. So मेरे बच्चे तो आप इतना याद रखना कि जो प्लांट्स लोअर टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। तो मेरे बच्चे देयर इज एन अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज एक्लाइमेटाइजेशन। देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन क्या है? This acclimatization involves physiological it includes anatomical or morphological. Dear students, acclimatization involves physiological, anatomical या morphological adjustment, physiological, anatomical या morphological adjustment within a single organism. एक single organism में morphological, physiological, anatomical adaptation हो जाएगा। एक single it involves physiological, anatomical, morphological adjustment within a single organism that improves, जो उस ऑर्गेनिज्म में इम्प्रूव करेगा चांस ऑफ सर्वाइवल, दैट इम्प्रूव्स द चांस ऑफ सर्वाइवल इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज।
This phenomenon is called as acclimatization. मेरे बच्चे याद रखना, आप बताओगे सर acclimatization और adaptation दोनों सेम हैं. Adaptation is a long process. Acclimatization is a very short process. It occurs within days to weeks. एक्लाइमेटाइजेशन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है. इट इन विच इन्वॉल्व्स द फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which increases the chance of survival in an organism in response to environmental change. We can say that this short term adaptation is called as acclimatization. Short term adaptation is called as acclimatization. तो मेरे बच्चे, अगर इस acclimatization, if acclimatization is induced in laboratory, if induced in laboratory or lab conditions, it is called as acclimation. Now this point is important, dear students. If the adaptation या acclimatization is induced in laboratory or lab conditions, it is called as acclimation. तो मेरे बच्चे, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने आपको बताया कि एडेप्टेशन क्या होता है. एक ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंज, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, इट इज़ कॉल्ड एज एडेप्टेशन. तो बेटा यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, एडेप्टेशन कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Plant adaptations to water stress. Now, how plants are adapted to water stress? So I'll write the topic: plant adaptation to water stress. Plant adaptation to water stress. मेरे बच्चे, आपको पता है कि हाउ प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डिफरेंट टाइप कंडीशंस ऑफ वाटर, स्कैरसिटी कंडीशंस या वाटर इंटरमीडिएट वाटर या वाटर कम होने की वजह से प्लांट्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं. आपने मेरे बच्चे एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स का नाम सुना होगा जिनको कहा जाता है जीरोफाइट्स. आपसे कोई बताएगा मेरे बच्चे जीरोफाइट्स क्या है? वो वाले प्लांट्स जो ड्राई और ज़ीरिक कंडीशंस, द प्लांट्स विच लिव इन ड्राई और ज़ीरिक कंडीशंस, या हम ऐसे बताएं कि लो वाटर कंटेंट में जो पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है. लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम इन जीरोफाइट्स की बात करेंगे, these xerophytes have evolved. ध्यान से सुना मेरे बच्चे, these xerophytes have evolved many. These xerophytes have evolved many adaptive. These xerophytes have evolved many adaptive anatomical and physiological features. फिजियोलॉजिकल फीचर्स. मेरे बच्चे, अगर आप जीरोफाइट्स की बात करेंगे तो वो वाले प्लांट्स जिनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, इन्होंने अपने आप में कुछ एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स अपने अंदर डेवलप किए हैं. क्यों डेवलप किए हैं? ताकि ये सर्वाइव कर पाए, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन ड्राई एनवायरनमेंट. सो मेरे बच्चे, जीरोफाइट्स की अपनी एडेप्टेशन है, चाहे वो एडेप्टेशन एनाटॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आप को एडेप्ट किया ड्राई एनवायरनमेंट के साथ. तो मेरे बच्चे, जीरोफाइट्स का तो नाम सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जीरोफाइट्स जो है वो टाइप्स के होते हैं. लेकिन जीरोफिटिक टाइप्स के, बिसाइड्स डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ जीरोफाइट्स, लेट अस डिस्कस द जीरोफिटिक हैबिटेट. मेरे बच्चे, अगर हम जीरोफिटिक हैबिटेट की बात करेंगे, लेट अस द फर्स्ट डिस्कस द जीरोफिटिक हैबिटेट. याद रखो मेरे बच्चे, जीरोफिटिक हैबिटेट वो वाला हैबिटेट है जहाँ पानी की
पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल ड्राइनेस. पहले वाले की अगर हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे फिजिकल ड्राइनेस वो वाला हैबिटेट है which is already water deficient. मेरे बच्चे फिजिकली ड्राई हैबिटेट या फिजिकल ड्राइनेस वो वाला जीरोफिटिक हैबिटेट है, वो वाला जीरोफिटिक हैबिटेट है जहां ऑलरेडी मेरे बच्चे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है या पानी है ही नहीं, उसको फिजिकली ड्राई कहा जाता है. There is another term that is called as physiological dryness. There is another term that is called as physiological dryness. मेरे बच्चे physiological dryness वो वाला habitat है जहाँ water तो है लेकिन plant उसको utilize नहीं कर पाता. What is the reason? For example, salty soil या वो वाला सॉइल या हैबिटेट जहाँ साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. एसिडिक कंडीशंस है मेरे बच्चे. दैट एसिडिक कंडीशन का मतलब है सॉइल का पीएच बहुत कम है, तो वहाँ पर भी मेरे बच्चे प्लांट इस वाटर को यूटिलाइज नहीं कर सकता. सो जीरोफिटिक हैबिटेट को अगर देखा जाए दो टाइप्स के हैं. Physical dryness where there is already water deficient and physiological dryness where water is present but plant cannot utilize it. तो मेरे बच्चे अब बात करेंगे अब plants की या plants के different features की. Xerophytes are classified into following groups. Now on the basis of the adaptive features, xerophytes are classified into following groups. The first one is called as ephemeral annuals. मेरे बच्चे जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन है, उन्होंने कैसे अपने आप को एडेप्ट किया. सो जीरोफाइट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ephemeral annuals. Second one they are called as succulents, and third one they are called as non-succulents. मेरे बच्चे आपको किताब से नहीं मिलेगा तो ध्यान से सुनना क्या होता है बेटा एफिमेरल एनुअल्स. एफिमेरल आपको पता है बेटा दिस टर्म एफिमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड. दैट मीन्स वो वाले बेटा जीरोफिटिक प्लांट्स जिनका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, वो वाले बेटा जीरोफिटिक प्लांट्स जिनका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इनको कहा जाता है एफिमेरल एनुअल्स. अब ये कैसे जीरोफाइट्स हैं? ये वो वाले प्लांट्स हैं बेटा जो नॉर्मल जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, लेकिन ये अपना लाइफ साइकिल जो है बेटा जल्दी जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. दे complete their life cycle very quickly, or I should say before the approach of actual dry conditions. अभी actual dry conditions मेरे बच्चे, अभी actual dry conditions इस प्लांट को फेस ही नहीं करनी होती है, या इन शॉर्ट में बताऊं ये प्लांट्स एक्चुअल ड्राइनेस को फेस ही नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं मेरे बच्चे? इसलिए नहीं करते because they complete their life cycle very quickly. That is the reason they are named by some another name. They are called as drought escapers. They are called as drought escapers or drought evaders. इनको drought escapers भी कहा जाता है, drought evaders भी कहा जाता है. याद रखो मेरे बच्चे एफिमेरल एनुअल्स की एक एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई, नहीं आपको नहीं बेटा 11th को, दैट इज आर्जिमोन मैक्सिकाना. एक वीड है बेटा जिसका नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना. मगर याद रखना बेटा एफिमेरल एनुअल्स जो है दे आर नॉट ट्रू जीरोफाइट्स. I repeat, ephemeral annuals are not true xerophyte. मेरे बच्चे फौज सोल्जर उसी को कहेगा जो जंग लड़ेगा. सोल्जर उसी को कहा जाएगा जो जंग लड़ेगा, एक्चुअल में फेस करेगा. जो घर में बिस्तर में सोएगा उसको क्या सोल्जर कहोगे? इन द सेम वे मेरे बच्चे जो ये प्लांट मैंने आपको बताया ड्रॉट एस्केपर्स, ये तो फेस ही नहीं करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर नॉट ट्रू जीरोफाइट्स.
इसके बाद बेटा सकुलेंट्स जो है, सकुलेंट्स कौन से प्लांट्स हैं? दो जीरोफाइट्स विच स्टोर वाटर। मेरे बच्चे वो वाले जीरोफाइट्स जो स्टोर करते हैं वाटर को। कहाँ स्टोर करते हैं? ईदर दे स्टोर वाटर इन द रूट, दे स्टोर वाटर इन द स्टेम, और दे स्टोर वाटर इन द लीफ। वो वाले सकुलेंट्स जो वाटर को स्टोर करते हैं, किस लिए स्टोर करेंगे? ताकि ड्राई कंडीशंस में इस स्टोर्ड वाटर को यूटिलाइज किया जाए। सो बेटा इन प्लांट्स को कहा जाता है सकुलेंट्स। लेकिन सकुलेंट्स की अगर हम बात करें, ये वाले प्लांट्स जो है, नो डाउट दे सफर ड्राइनेस, बट दे सफर ड्राइनेस एक्सटर्नली। ये तो ड्राइनेस सफर करते हैं, मगर एक्सटर्नली ड्राइनेस ये सफर करते हैं, लेकिन इंटरनली मेरे बच्चे अगर देखा जाएगा, इंटरनल ड्राइनेस इनको नहीं होती है। वाई? बिकॉज इंटरनली दे हैव स्टोर्ड वाटर। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैशी प्लांट्स। सकुलेंट्स या फ्लैशी प्लांट्स भी इनको कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने अपने अंदर वाटर को स्टोर किया। एंड वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज ओपनशिया। ओपनशिया का मतलब है कैक्टस, जिसको आप कॉमनली कहते हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सकुलेंट्स जो है ये वो वाले प्लांट्स है, ये भी ट्रू जीरोफाइट्स नहीं है। आपके दिमाग से आज एक कंफ्यूजन हट गया। आप अक्सर जब भी आपको जीरोफिटिक प्लांट की एग्जाम्पल देनी होती है, आप क्या कहते हो? सर ओपनशिया, सर कैक्टस। लेकिन आज पता चला कैक्टस इंटरनली वाटर को स्टोर करता है, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट ए ट्रू जीरोफाइट। लास्ट वाला जो है, वी कॉल्ड देम एज नॉन सकुलेंट्स। याद रखो मेरे बच्चे, नॉन सकुलेंट्स वो वाले प्लांट्स हैं, इनको कहा जाता है ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। नॉन सकुलेंट्स जो है बेटा, दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बिकॉज इन प्लांट्स में सलाहियत है लो वाटर को बेटा टॉलरेट करने की। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। कितने भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और इनके पास वाटर स्टोर नहीं होता है, तो मेरे बच्चे इनको कहा जाता है ट्रू जीरोफाइट्स। They are called as true xerophytes because only these types of xerophytes have adapted to these conditions. मेरे बच्चे एग्जाम्पल में आपको बताऊं बेटा, एक प्लांट जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। एक प्लांट जो है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है, it is actually a true xerophyte. It is actually a true xerophyte. This is the plant adaptation to water citrus. अब इसी के साथ मेरे बच्चे हम बात करेंगे animal adaptation to water citrus. I hope you got this idea. Now let us discuss the animal adaptation to water citrus. How animals adapt to different water scarcity conditions. एनिमल एडेप्टेशन टू वाटर सिट्रस। याद रखो मेरे बच्चे, आज का लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, सिलेबस से आप देखो मेरे बच्चे, तो आज के लेक्चर के बाद हम बात करेंगे फिर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस की। नाउ एज फार एज दिस एनिमल एडेप्टेशन टू वाटर सिट्रस, या वाटर नहीं, सॉरी, आई शुड राइट हियर थर्मल सिट्रस। एनिमल एडेप्टेशन टू थर्मल सिट्रस। Now as far as this thermal citrus is concerned, temperature already हमने डिस्कस किया हुआ है। टेम्परेचर आपको पता है कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सबस्टेंस। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेरे बच्चे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, दिस ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय ए वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेरे बच्चे होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस आपको पता है मेरे बच्चे, होम्योस्टैसिस क्या होता है? दिस लिटरली मीन्स the maintenance of internal temperature.
जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अंदर से, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट बाहर का टेम्परेचर क्या हो। फॉर एग्जांपल वी से 35, 36, अराउंड 35 और 36 डिग्री मेरे बच्चे टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बीइंग का। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सलाहियत है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस। तो मेरे बच्चे, on the basis of the temperature maintenance, plants are classified into two groups. टेम्परेचर मेंटेनेंस के हिसाब से प्लांट्स को दो ग्रुप्स में मेंटेन किया गया है। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आपने ऑलरेडी ये सुना होगा। फर्स्ट वन दे आर कॉल्ड एज होम्योथर्मिक। फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक को दूसरा नाम जो है बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मेरे बच्चे, होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। एनिमल्स विच हैव ए कांस्टेंट टेम्परेचर inside their body, yeah, those animals which have a constant temperature irrespective of the temperature of the external environment, they are called as homeotherms या warm blooded. In fact, मैं आपको बताऊं बेटा, they have the ability to maintain the internal environment irrespective of the external environment. They are called as warm blooded animals. याद रखो मेरे बच्चे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स 90% एनर्जी इनटेक करते हैं। 90% ऑफ द एनर्जी इनटेक जो है वो कंज्यूम होता है मेंटेनेंस ऑफ द हायर टेम्परेचर। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है बेटा, इनमें 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज वार्म ब्लडेड। इसके बाद बेटा दूसरी कैटेगरी जो है, दे आर कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मिक। दैट इज कॉल्ड एज पोइकिलोथर्मिक। नाउ पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स जो है इनका दूसरा नाम है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नाउ उसका उल्टा बेटा वार्म ब्लडेड का, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है बेटा, ये वो वाले एनिमल्स हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, विच कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट लेवल। दिस cannot maintain body temperature constantly। एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी होता है। दे आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। एग्जाम्पल्स आपको पता है, रेप्टाइल्स की अगर बात करेंगे, फिशेस की अगर बात करेंगे, एम्फीबियंस की अगर बात करेंगे, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स और बेटा मैमल्स जो है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ वार्म ब्लडेड। सो बेटा ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मसला है। लेकिन मेरे बच्चे, we should always be able to differentiate between endotherms and ectotherms. There are two other terms that is called as endotherms, and another one it is called as ectotherms. तो मेरे बच्चे क्या होता है एंडोथर्म या एक्टोथर्म? एंडोथर्म्स वो वाले एनिमल्स हैं, ध्यान से सुना मेरे बच्चे, वो वाले एनिमल्स जो सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करते हैं सो दैट इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। I repeat dear students, endotherms are those animals which can provide sufficient heat internally so that they can maintain their internal body temperature. Ectotherms क्या है? ये वो वाले एनिमल्स हैं जो obtain करते हैं, those animals which obtain heat from surroundings.
वो वाले एनिमल्स जो मेरे बच्चे सराउंडिंग से हीट को ऑब्टेन करते हैं, इनको कहा जाता है एक्टोथर्म्स। तो वो वाले एनिमल्स जो इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं sufficient amount of heat, they are called as endotherms। तो याद रखो मेरे बच्चे, ऑल्दो अगर देखा जाएगा मोस्ट ऑफ द होम्योथर्म्स जो होते हैं दे आर एंडोथर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एक्टोथर्म्स आर पोइकिलोथर्मिक। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द होम्योथर्म मैंने आपको अलग से बताया, एंडोथर्म अलग से बताया। अगर देखा जाएगा मोस्ट ऑफ द होम्योथर्म्स आर एंडोथर्म्स, but most of in the same way most of the ectotherms are poikilothermic, that is cold blooded, but we should not use the term homotherms and endotherms as synonymously and ectotherms and poikilotherms as synonymously। याद रखो मेरे बच्चे, although most of the warm blooded animals are endotherms and cold blooded are ectotherms, but we should not use them as synonymously because these are two different terms। मेरे बच्चे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर जो होता है। एज फार एज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर is concerned, this influence of temperature is size dependent। मेरे बच्चे, इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो साइज डिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है मेरे बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। दोज एनिमल्स विच आर वेरी स्मॉल, अगर हम बात करेंगे बेटा स्मॉल एनिमल्स की, छोटे छोटे एनिमल्स की मेरे बच्चे हम बात करेंगे, they have relatively more surface area। I repeat dear student, small animals have more surface area। बात सुनना बेटा ध्यान से, आज के लेक्चर के कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं। As far as the influence of temperature is concerned, एक टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस क्या होगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है। अगर रिलेटिवली देखा जाएगा, स्मॉल एनिमल्स जो है दे हैव रिलेटिवली मोर सरफेस एरिया एंड दे आर लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव। मोर सरफेस एरिया एंड लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव। स्मॉलर एनिमल्स हैव more surface area and relatively less metabolically active tissue to generate heat। मेरे बच्चे, अगर देखा जाएगा कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होगा इसका सरफेस एरिया छोटा होगा, रिलेटिव लेस मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होगा, इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा रिलेटिव टू जनरेट हीट। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, दे हैव रिलेटिवली मोर सरफेस एरिया एंड रिलेटिवली लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू टू जनरेट हीट। तो क्या होगा बेटा, एक स्मॉल एनिमल को अगर देखा जाएगा, व्हेन it has to challenge with the cold, it has to lose heat more rapidly than the large animal। मैं आपको बताऊं बेटा, अगर एक एनिमल की हम बात करेंगे, एक स्मॉल एनिमल की हम बात करेंगे, एक स्मॉल एनिमल की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, व्हेन चैलेंज्ड विथ कोल्ड, अगर इस मेरे बच्चे इस स्मॉल एनिमल को बेटा कोल्ड का चैलेंज होगा तो क्या होगा, इट विल लूज हीट more rapidly than larger animal। स्मॉलर एनिमल जो होगा, अगर इसको मेरे बच्चे कोल्ड का सामना करना पड़ेगा तो ये जल्दी जल्दी हीट को रिलीज करेगा एज कंपेयर टू द लार्जर एनिमल। अगर हम बेटा एक लार्जर एनिमल की बात करेंगे, एक लार्जर एनिमल की अगर हम बात करेंगे, इस लार्जर एनिमल का सरफेस एरिया कम होगा, इसका सरफेस एरिया मेरे बच्चे
कम होगा, और अगर इसको कोल्ड का सामना करना पड़ेगा, नो डाउट ये कूल हो जाएगा, लेकिन ये कूल स्लोली हो जाएगा. इट कूल स्लोली इफ इट इज प्लेस्ड इन द कोल्डर एनवायरनमेंट. सो कंक्लूजन में आपको बताऊं बेटा, एक स्मॉलर एनिमल जल्दी जल्दी हीट को रिलीज करता है, और एक लार्जर एनिमल जल्दी जल्दी हीट को रिलीज नहीं करता, बल्कि ये स्लोली स्लोली हीट को रिलीज करता है. इस स्टेटमेंट को मेरे बच्चे, इस स्टेटमेंट को कुछ रूल्स से बेटा एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड जनरलाइजेशंस है. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल या रूल जिसको कहा जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज बर्गमैन्स रूल. अभी जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया. नाउ दिस जनरलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स, दैट इज कॉल्ड एज बर्गमैन्स रूल. तो मेरे बच्चे, बर्गमैन्स रूल क्या है? As far as this Bergman's rule is concerned, this Bergman's rule states that individuals of colder regions, अभी आप जो बेटा मैंने जनरलाइजेशन बताए उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है. Individuals of colder regions, Bergman's rule states that individuals of colder regions tend to be larger individuals of colder regions tend to be larger than in warmer regions. जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हीट को जल्दी जल्दी रिलीज करेगा, लार्जर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे हीट को रिलीज करेगा. सो द रूल स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स जो कोल्डर रीजन में होंगे तो वो धीरे धीरे हीट को रिलीज करेंगे, सो इनका साइज ज़्यादा होगा. सो वार्मर रीजन्स में तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनका ये मानना है, वार्मर रीजन्स में इंडिविजुअल्स का साइज छोटा होगा. दिस इज द बर्गमैन्स रूल. एक और रूल है मेरे बच्चे, दैट रूल इज कॉल्ड एज एलन्स रूल. एक और रूल है मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज एलन्स रूल. एलन्स रूल का क्या मतलब है? बाय एलन्स रूल इट स्टेट्स दैट एंडोथर्म्स, and I know you I hope you know that what are endotherms. Endotherms वो वाले एनिमल्स है जो सफिशिएंट इंटरनल हीट को प्रोड्यूस करते हैं. एंडोथर्मिक एनिमल्स जो हैं बेटा, एंडोथर्मिक एनिमल्स, as far as Allen's rule is concerned, it states that endothermic animals जो है they have shorter extremities. Endothermic animals have shorter extremities. Extremities में आते हैं ears and tail, shorter extremities, while in colder climates में क्या होगा बेटा? In colder climates endotherms have shorter extremities in colder regions and larger extremities in warmer regions. मेरे बच्चे, एलन्स रूल को मैं स्टेट करूंगा. दिस एलन्स रूल states that endotherms which are present in colder regions, they have shorter extremities, while endotherms which are present in warmer regions, they have longer extremities. This is all regarding the Bergman's rule and Allen's rule. जल्दी जल्दी बेटा मैं आपको आज के लेक्चर का लास्ट वाला जो टॉपिक है, that is called as Shelford's law of tolerance.
मेरे बच्चे याद रखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात, शेलफूड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या है। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है। देयर इज ऑलवेज अ रेंज ऑफ टॉलरेंस जिसका एक लोअर लिमिट होता है और इस रेंज ऑफ टॉलरेंस का अपर लिमिट होता है। देयर इज ऑलवेज ए रेंज ऑफ टॉलरेंस जिसका एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है, और बीच में जो इसका लिमिट होता है ऑप्टिमम लिमिट। ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ टॉलरेंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, सिंपल सी बात, एक बेटा मैं आपको बताऊं रेंज ऑफ टॉलरेंस के बारे में, शेलफूड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक प्लांट जो है, एक प्लांट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिखाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नाउ मिनिमम, फॉर एग्जांपल मिनिमम फोटोसिंथेसिस जहां से स्टार्ट होगा, लेट इट बी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे एक प्लांट का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। मैक्सिमम ये प्लांट 32 डिग्री पे फोटोसिंथेसिस दिखाता है। इसके बाद मेरे बच्चे मैक्सिमम ये प्लांट इस पे फोटोसिंथेसिस दिखाता है। इसके बाद ग्रेटर देन 32 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाएगा, द प्रोसेस विल स्टॉप। सो मैक्सिमम 32, मिनिमम लिमिट 20, greater than 32, that is called as 32 degree, that is the maximum where the process can stop. So there is always a range of tolerance. There is, in this range of tolerance, there is an upper limit and there is an lower limit. तो मेरे बच्चे याद रखो, रेंज ऑफ टॉलरेंस में दो ग्रुप आते हैं, दो टर्म्स आप याद रखोगे। One it is called as Citino and another one is called as Urey. Citino का मतलब है बेटा नैरो, सिटिनो का मतलब है नैरो, सिटिनो का मतलब है नैरो, और यूरी का मतलब है ब्रॉड। अब मैं आपको समझाऊं मेरे बच्चे, सिटिनो और यूरी में आपको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल आई विल से ऑन द बेसिस ऑफ सेलाइन कंडीशंस plants are classified into two groups. First one it is called as citinohaline, citinohaline, और दूसरा जो है that is called as euryhaline. हैलाइन का मतलब है बेटा salt concentration। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक प्लांट जो है इसका नैरो रेंज ऑफ, मतलब ये वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकता, इट इज कॉल्ड एज सिटिनोहैलाइन। और अगर एक प्लांट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है, देन वी कॉल इट एज यूरिहैलाइन। इसके बाद बेटा एक और मैं आपको बताऊं, आई विल राइट हियर सिटिनोथर्मल, if I'll write here citinothermal, और दूसरा मैं लिखूंगा बेटा यूरिथर्मल। Now it is very simple. By citinothermal, those organisms which cannot tolerate wide range of environmental fluctuation या temperature fluctuation, narrow range of temperature fluctuation अगर organism tolerate करेगा, it is citinothermal। अगर wide range बना tolerate करेगा, then it is called as eurythermal। मेरे बच्चे शेलफूड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस में एक सिंपल सी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस है, एक ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस है, और यहाँ से एनवायरमेंटल ग्रेडियंट है, which can be temperature, which can be water, which can be salt concentration। तो मेरे बच्चे यहाँ ग्राफ एक शेलफूड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस से ऐसे आएगा। यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है मिनिमम, इसके बाद ये बेटा ऊपर ऊपर यहाँ ये प्रोसेस इस रीजन में मैक्सिमम है, दैट इन अगेन ड्रॉप्स हियर, अगेन इट इज एट द मिनिमम लेवल। वही मैं अभी कह रहा था बेटा, पहले यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद मैक्सिमम जाएगा, इसके बाद फिर से डिक्रीज होगा। सो दिस रीजन वी कैन से द प्रोसेस is present at the maximum pace. So this type of condition, this type of law is called as Shelford's law of tolerance.